इसके बाद है भारतीय रिजर्व बैंक बैंक की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है। जो आरबीआई है वो बैंकों की गतिविधियों पर किस प्रकार नजर रखता है। तो आरबीआई अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक यह ध्यान रखता है कि प्रत्येक बैंक ने वह न्यूनतम राशि अपने पास रखती है या नहीं। अर्थात मान लीजिए अगर नियम है कि 15 से 20% आपको अपने बैंक में नगद के रूप में रखना है, ताकि जो भी व्यक्ति आएंगे, ठीक है, उसे उस पैसे से वो पैसा आपको देना होगा। ठीक है, तो आरबीआई यह ध्यान भी रखता है कि प्रत्येक बैंक ने वह न्यूनतम राशि अपने पास रखती है या नहीं, जितना न्यूनतम राशि रखना चाहिए। और बैंक सिर्फ लाभ कमाने वाले व्यापारियों को ही तो ऋण नहीं दे रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो बैंक है वो सिर्फ जो व्यापारी हैं उसी को पैसा दे रहा है, किसान को नहीं दे रहा है, गरीब को नहीं दे रहा है, छोटे उद्योग चलाने वाले को नहीं दे रहा है। ये इस बात को बहुत ध्यान रखता है आरबीआई, बल्कि किसानों, छोटे उद्योग चलाने वालों को भी ऋण दे ताकि कल्याण हो सके। और यह भी जानकारी प्राप्त करता रहता है कि किन किन को कर्ज दे रहा है और किस स्तर पर ब्याज दे रहा है, ताकि कोई ठगा ना जाए। ऐसा नहीं कि कोई बैंक है उन्होंने आरबीआई के अनुसार से 1% लेना था लेकिन उन्होंने 4% ले लिया। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आरबीआई हमेशा नजर रखता है उसका ना। और ये भी नजर रखता है कि कोई व्यक्ति है, मतलब कोई बैंक है, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि वो व्यापारियों को ही सिर्फ लोन दे रहा है ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, उसे किसान को भी देना है। ठीक है, छोटे छोटे जो व्यापार, छोटे छोटे उद्योग चलाने वाले जो होते हैं लोग, उसे भी देना है ताकि उसका कल्याण हो सके। अब कहते हैं, यहाँ छोटा सा सवाल है कि मानव का कोई छोटा व्यवसाय खोलने के लिए ऋण की जरूरत है और वह किस आधार पर यह तय करेगा कि बैंक यह जो ऋण है वो बैंक से ले या साहूकार से। आपको ऋण लेने की आवश्यकता है, छोटे से व्यवसाय खोलना है, मान लीजिए एक छोटा सा दुकान खोलना है और आपको लोन की जरूरत है, तो यह लोन आप साहूकार से लेंगे या बैंक से लेंगे। ठीक है, किस आधार पर तय करेंगे कि हमें ये लोन जो है हमारे लिए अच्छा होगा, बेटर होगा कि हम बैंक से लें या साहूकार से लें। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। यदि मानव गिरवी रख सकता है किसी संपत्ति का तो उसे बैंक से लेना चाहिए। मान लीजिए सपोज आपके पास जमीन है, सोने चांदी है, मतलब कोई संपत्ति है जिसे आप गिरवी रख सकते हैं, तो भैया सबसे पहले आप बैंक से ऋण लीजिए। तो बैंक से ऋण लेना आपके लिए लाभदायक होगा। लेकिन यदि कम ब्याज पर ऋण लेना चाहता है तो उसे बैंक से ऋण ही लेना चाहिए। अगर आपको कम ब्याज पर ऋण चाहिए तो आप बैंक जाएं। अगर आपके पास आप गिरवी रख सकते हैं किसी संपत्ति का, तो बैंक से लोन लें। कम समय के लिए अगर ऋण लेना चाहते हैं तो उसे साहूकार से लेना चाहिए। मान लीजिए आपको 2 दिन के लिए लेना है, तब फिर आपके लिए बैंक अच्छा नहीं है, क्योंकि बैंक जो ऋण देगी वो 2 दिन, 1 सप्ताह और 1 महीने के लिए नहीं देती है। ठीक है, या तो आपको 6 महीने का, 1 ईयर का, 2 ईयर का आपको लेना पड़ेगा। अगर इतने लॉन्ग टर्म के लिए आप ऋण लेते हो तो आपके लिए बैंक बहुत ही लाभदायक है। लेकिन आपको 1 सप्ताह, 1 महीना, 10 दिन के लिए अगर लोन लेना हो तो साहूकार से अच्छा रहेगा। ठीक है, वही लिखा है कि अगर दीर्घ अवधि के लिए लेना चाहते हैं तो बैंक से लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानव को अगर छोटा व्यवसाय खोलना है, ठीक है, और उसे ऋण की जरूरत है, तो किस आधार पर तय करेगा कि ऋण बैंक से ले या साहूकार से। तो अगर यदि गिरवी रख सकता है तो बैंक से लेगा। अगर उसे कम ब्याज पर ऋण लेना है तो उसे बैंक से ऋण लेना चाहिए। लेकिन अगर कम समय के लिए ऋण लेना हो तो उसे साहूकार से लेना चाहिए। और अगर लंबे समय के लिए ऋण लेना हो तो उसे बैंक से लेना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया। नेक्स्ट है कि विकास में ऋण की भूमिका। ऋण ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और शहरी क्षेत्रों में व्यापारियों और उद्योगपतियों की विशेष सहायता करता है। जो कर्ज है, जो ऋण है, वो अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो किसानों के लिए बहुत ही मदद करता है।
और अगर शहरी क्षेत्रों में बात की जाए तो व्यापारियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। उद्योगपतियों की विशेष सहायता करता है। व्यापारियों और उद्योगपतियों और किसानों को बहुत ही सहायता करता है ऋण। साधारण लोगों के लिए भी काफ़ी लाभकारी होता है। इसकी सहायता से लोग क्या कर सकता है? अपने घर का निर्माण कर सकता है, कार खरीद सकता है। देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जिसके पास काम चलाने के लिए पैसा नहीं होता है, वह भी ऋण लेकर के अपना काम चला सकता है। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं, ठीक है, कि जो विकास में ऋण की बहुत ही भूमिका होती है। अब यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है, आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा कि अगर सभी जमाकर्ता एक ही समय में अपना पैसा बैंक से मांग करे तो क्या होगा? जितने भी डिपॉजिट करता है, जितने भी जमा करता है, अगर सभी लोग बैंक, ठीक है, अगर सभी लोग बैंक चले जाएं और ये मांग रखें कि हमारा पैसा आज ही चाहिए, एक ही दिन में चाहिए, मतलब हमें इस बैंक में पैसा नहीं रखना, और सारे लोग एक साथ जाएंगे, सारे लोग एक साथ जा करके और सभी पैसों का मांग कर देंगे, तो ऐसी परिस्थिति में बैंक क्या करेगा? ऐसी परिस्थिति में जो बैंक है वो क्रैश कर जाएगा। जिसे कहते हैं ना कि बैंक में दिवालिया घोषित हो गया, यही है। जब बैंक में कोई जमा करता ही नहीं रहेगा, ठीक है, जब बैंक में पैसा नहीं रहेगा तो बैंक कैसे चलेगा? तो ऐसे अवस्था में बैंक बंद हो जाएगा। उसका पैसा तो चुका दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि उसका पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन बैंक जो है सो बंद हो जाएगा। अभी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन आंसर खुद से कर सकते हैं। देखिए कैसे, आप जरा गौर से देखिएगा। आप इस चीज को पहले पढ़ लिए होंगे कि जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है। कैसे? तो हम क्या बताए थे कि अगर मान लीजिए एक परिस्थिति ऐसा होता है कि व्यक्ति को, जो व्यक्ति ऋण लेता है, ऋण से व्यवसाय खोलता है, कोई दुकान खोलता है, तो आय बढ़ाने में उसका स्रोत अच्छा हो जाता है। लेकिन एक परिस्थिति में अगर किसान कर्ज लेता है किसी साहूकार से या किसी से, और फसल उगाने के लिए, और फसल उसका बर्बाद हो जाता है किसी कारणवश, और उस पैसे को चुकाने के लिए, कर्ज को चुकाने के लिए अगर ऋण लेता है, तो इस स्थिति में जो ऋण है कर्जदार के लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है। हम शॉर्ट में बताएं, आप लोग वीडियो देख करके उसका नोट्स बना सकते हैं और उसका आंसर आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है। चूंकि परीक्षा में क्या लिखा होता है कि परीक्षार्थी अपना उत्तर खुद दें, अपने शब्दों में दें। नेक्स्ट है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है? हम बताए थे दोहरे संयोग, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का मतलब क्या बताए थे कि दो पक्ष, एक खरीदने वाला और दूसरा बेचने वाला, दोनों पक्ष अगर सहमति रखता हो तभी आपका दोहरा संयोग होगा, ठीक है। और अगर दोहरा संयोग की कमी की बात की जाए, अगर सहमति नहीं रखता है, तो ऐसे समस्या में मुद्रा इस समस्या को सुलझाती है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या बताया था, आपके पास गेहूं है और आपको क्या लेना है? जूता लेना है, ठीक है। आपको क्या लेना है? जूता लेना है। लेकिन आप सबसे पहले क्या करेंगे? आपके पास गेहूं है और लेकिन आपको लेना है जूता, तो जो जूता निर्माता है उसके पास आपको जाना पड़ेगा, जो जूता बेचता होगा, और साथ ही साथ उसे गेहूं भी खरीदने की इच्छा रखता हो। ऐसा नहीं कि आप जूते वाले के पास पहुंच गए लेकिन पता चला कि उसे गेहूं नहीं खरीदना है, उसे चावल लेना था, तो भैया आपसे वो गेहूं क्यों लेगा? तो ऐसी परिस्थिति में समस्याएं खड़ी कर सकता है, और इस परिस्थिति में मुद्रा आपके लिए बहुत ही लाभदायक। आप क्या कर सकते हो? आप गेहूं बेचिए, पैसा लीजिए और फिर पैसे से जूता ले लीजिए ना। आपको जूता बेचने वाले और बनाने वाले को खोजने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। चलिए अब सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। अगर 3 की बात की जाए, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करते हैं? तो मैंने क्या बताया था कि बैंक दो तरह के लोग जाते हैं, एक वो जिसके पास अतिरिक्त मुद्रा है, वो जमा करने के लिए जाता है, और दूसरा व्यक्ति वो जिसके पास पैसे की कमी है,
और ऋण लेने के ले जाता है, मतलब कर्ज लेने के लिए जाता होगा। दो तरह के लोग जाते हैं। तो जो जमा करता है बैंक उसे ब्याज देती है। सपोज मान लीजिए कि इसको 1% ब्याज देती है, 1%। और जो ऋण लेता है बैंक उससे जो ब्याज है वो 5% लेती है। मैंने सब माना है, ऐसा नहीं है, ठीक है, हम आपको समझाने के लिए मान रहे हैं, यहाँ पे रियल में नहीं है। तो 5% मान ली। अब जरा सोचिए, ये 1% दे रहा है। अगर इन्होंने पैसा जमा किया होगा, ठीक है, अगर इन्होंने जो पैसा जमा किया होगा 1 लाख और उसे 1,000 उससे दे रहा है, और वही 1 लाख इसे दे रहा है और ये 5,000 इसको मिल रहा है। अब 5 में 1,000 इसको दे दिया जिसके पैसा से कमा रहा है, तो बचा कितना? 4,000। अब ये 4,000 से बैंक अपना कार्य करती है, मतलब मध्यस्थता प्रदान करती है दोनों के बीच में। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। 10 रुपये के नोट, देखिए इसके ऊपर क्या लिखा है, स्पष्ट करें। तो अभी भी मैंने बताया था 10 रुपये के नोट के बारे में क्या लिखा होता है। मैं धारक को 10 रुपये देने का वचन देता हूँ और आरबीआई का सिग्नेचर होता है, और इस सिग्नेचर के बिना ये नोट का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसके बारे में मैंने भी बता दिया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में औपचारिक ऋण के स्रोतों को क्यों बढ़ाना चाहिए। तो भैया भारत में औपचारिक ऋण को स्रोतों को बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। क्यों है? क्योंकि अगर औपचारिक ऋण के स्रोत को नहीं बढ़ाया जाएगा तो जो ऋण लेने वाला व्यक्ति है उस पर अधिक शोषण होता है, लोगों पर अधिक शोषण किया जाता है, पहला। दूसरा, जो अनौपचारिक ऋण है उसकी ब्याज दर ऊंची होती है और औपचारिक ऋण जो हैं उसकी ब्याज दर कम होती है। तो इसीलिए जो गरीब किसान हैं, छोटे छोटे उद्योग लोग हैं जो उद्योग खोलते हैं, उन लोगों के लिए औपचारिक ऋण स्रोत बहुत ही अच्छा होगा और उसे कम ब्याज पर ऋण मिल जाता है। चूंकि औपचारिक ऋण में क्या होता है, उसकी ब्याज दर कम होती है, उपभोक्ता पर शोषण नहीं किया जाता है, जो ऋण लेने वाला होता है उस पर शोषण नहीं किया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि औपचारिक ऋण स्रोत को बढ़ाना आवश्यक हो जाएगा, होना चाहिए। मैंने शॉर्ट में बताया है, इसका आंसर और लंबा होगा। अगर आपको आंसर भी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हो। और हाँ, अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर बच्चे अधिक नहीं होंगे तो फिर चैनल में पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है, ठीक है। इसलिए कोशिश करना है कि अधिक से अधिक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चूँकि हम यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहे हैं और हमारे पास अगर 200-500 बच्चे होंगे तो ये शोभा नहीं देता है। कम से कम 5,000 या 2,000 प्लस होना ज़रूरी होता है। अगर अधिक बच्चे हो जाते हैं तो हम कोशिश करें कि लाइव क्लास आपको ज़रूर देंगे, लेकिन हमारे चैनल को आप सपोर्ट ज़रूर करें। नेक्स्ट क्या है? क्या कारण है कुछ लोगों को बैंक कर्ज नहीं देते हैं? मैंने बताया था ना कि कुछ लोगों को कर्ज नहीं मिलता है चूँकि जो ऋण की शर्तें हैं उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाता। अब ऋण की शर्तें क्या होता है, मैंने पहले पढ़ा दिया है, आप वीडियो में जाएँ और उसको देखें, ठीक है। उसे आय का ब्यौरा देना पड़ता है, उसकी क्या जॉब करता है या नहीं करता है, ये सारी चीज़ का ब्यौरा देना पड़ता है, उसे गारंटर देना पड़ता है, ये सब चीज़ बताए थे ना, वही चीज़ आपको लिखना है। स्वयं सहायता समूह के बारे में बताए थे कि इसमें से आपका 15 से 20 सदस्य होता है और इसमें रुपया को बचत करता है, और इसमें जो सदस्य होते हैं वो कर्ज ले सकता है और उससे कम ब्याज पर कर्ज मिलता है, ठीक है, यही बता दिए थे। विकास में ऋण की बहुत ही भूमिका होता है, चूँकि लोग पैसे आसानी से ले सकते हैं अपने काम चलाने के लिए, घर बनाने के लिए, और जो उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, ठीक है, या गरीब किसान हैं, वो भी उस पैसे से लेकर के अपना फसल उत्पादन कर सकते हैं, व्यापारी लोग अपना बिज़नेस बढ़ा सकते हैं, इसलिए विकास में ऋण की बहुत ही भूमिका है। आरबीआई ने बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नज़र रखती है? तो मैंने बताया था कि वो किसको पैसा दे रहा है, सिर्फ़ अमीर को ही दे रहा है, सिर्फ़ व्यापारी को ही दे रहा है कि गरीब को भी दे रहा है, ये सारे बातों पे वो नज़र रखती है। वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष एवं कठिनाई बताएँ, तो मैंने पहले बताया इसकी कठिनाई या दोष क्या है। इसका जो मापन में प्रॉब्लम आता है, मतलब सही-सही मापन नहीं हो पाता है, मूल्य में मापन नहीं हो पाता है। और दूसरा मैंने क्या बताया था? दूसरा बताया था दोहरा संयोग में कमी। मतलब अगर आपको आपके पास गेहूँ है और आपको जूता लेना है,
लेकिन आप सबसे पहले क्या करेंगे, जूता निर्माता वाले को ढूंढेंगे। 2 4 5 10 दिन ढूंढते ढूंढते आपका टाइम लग गया, 1 महीना भी हो गया, नहीं मिला, और किसी कारणवश मिल भी गया, तो मिलने के बाद उन्होंने कहा भैया हमें गेहूं नहीं लेना है, तो फिर आपको जूता नहीं देगा। तो यही है दोहरे संयोग में कमी, दोनों पक्ष सहमति नहीं रखता है तो ये चीज़ क्या है, कठिनाइयाँ हैं, दोष है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, ठीक है।